नमस्कार साथियों, उपासना यस के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस एंड डाउन टू अर्थ से संबंधित परीक्षा के लिए जो भी महत्वपूर्ण खबरें होती हैं उनको कवर करते हैं। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए अब हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में सबसे पहले हम लोग परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण तथ्यों पर नजर डालते हैं, जिनमें पहला है, हाल ही में भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के लिए कोविड-19 टीकों की 2 लाख खुराकें उपहार स्वरूप देने की घोषणा की गई है। सेकंड, शत्रुता उन्मूलन पर प्रस्ताव 2532 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड, हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन द्वारा इस महीने के अंत तक विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO को $200 मिलियन का भुगतान करने की घोषणा की गई है। ये घोषणा काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिका को WHO से अलग करने की प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी, जिस पर उनके उत्तराधिकारी राष्ट्रपति जो बिडेन ने रोक लगा दी है। फोर्थ, विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान नागपुर में स्थित है। ये आपको याद रखने हैं। परीक्षा संबंधी कुछ मुख्य तथ्य थे। अब हम लोग न्यूज सेक्शन पर आते हैं। न्यूज सेक्शन में पहली न्यूज है गंगा डॉल्फिन खबरों में। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये न्यूज में क्यों है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में एक गंगा डॉल्फिन की पीट कर हत्या कर दी गई थी, जिससे ये न्यूज में है। अब हम लोग इससे जुड़े हुए जो मुख्य पॉइंट हैं उनको जान लेते हैं। पहला पॉइंट है, गंगा डॉल्फिन की खोज आधिकारिक तौर पर वर्ष 1801 में की गई थी। सेकंड, गंगा डॉल्फिन को वर्ष 2009 में, ये वर्ष आपको याद रखना है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव यानी नेशनल एक्वाटिक एनिमल के रूप में मान्यता दी गई थी। थर्ड, गंगा डॉल्फिन नेपाल, भारत, बांग्लादेश की गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णाफुली सांगू नदी प्रणालियों में रहती है। फोर्थ, इसका वैज्ञानिक नाम प्लेटनिस्टा गंगेटिका है, ये आपको याद रखना है। फिफ्थ, ज्ञात हो कि गंगा डॉल्फिन का शिकार करना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत दंडनीय अपराध है। अगला पॉइंट, अगला सिक्स है, गंगा डॉल्फिन केवल मीठे पानी में रह सकती है और ये वास्तव में दृष्टिहीन यानी अंधी होती है। सेवेंथ, ये पराश्रव्य ध्वनियों का उत्सर्जन करके शिकार करती है, जो मछलियों और अन्य शिकार से टकराकर वापस लौटती हैं तथा उन्हें अपने दिमाग में एक छवि देखने में सक्षम बनाती हैं। इन्हें सुसु भी कहा जाता है। आठवां पॉइंट, गंगा डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड यानी संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है। नाइन्थ, बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य की स्थापना की गई है, तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको याद रखना है। 10वां, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को गंगा डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11वां, इसे साइट्स के परिशिष्ट वन में शामिल किया गया है। 12वां, इसे वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय यानी CMS के परिशिष्ट 2 में शामिल किया गया है। अगला है वैल्यू इकोनॉमी शब्द खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट, ये अवधारणा आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और नौकरियों के सृजन तथा महासागर पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के लिए महासागर संसाधनों का सतत उपयोग को संदर्भित करती है, तो यानी ये महासागरों से जुड़ी हुई अवधारणा है। सेकंड, वैल्यू इकोनॉमी महासागरीय अर्थव्यवस्था के विकास को सामाजिक समावेश और पर्यावरणीय स्थिरता के साथ एकीकृत करने पर जोर देती है। थर्ड, वैल्यू इकोनॉमी की अवधारणा को बेल्जियम के अर्थशास्त्री गुंटर पॉली द्वारा वर्ष 2010 में प्रकाशित उनकी पुस्तक द वैल्यू इकोनॉमी 10 ईयर्स 100 इनोवेशंस और 100 मिलियन जॉब्स में प्रस्तुत किया गया था। अगला है चार मीनार खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में, ये न्यूज में क्यों है। पहला पॉइंट है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार चार मीनार से लगे हुए किसी चिल्ला, जिसका अर्थ होता है एक छोटा मंदिर, का कोई अभिलेख नहीं है। ASI के द्वारा सूचना के अधिकार के तहत पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में ये जानकारी दी गई, जिससे चार मीनार न्यूज में थी। सेकंड पॉइंट, ये हैदराबाद में स्थित है, तो
तो ये आपको याद रखना है। थर्ड, इसका निर्माण वर्ष 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा शहर में प्लेग के खत्म होने के उपलक्ष्य में कराया गया था। फोर्थ, प्रत्येक मीनार कमल पत्ते नुमा आधार पर निर्मित है। ये कुतुब शाही इमारतों में एक पाया जाने वाला विशेष लक्षण है। अगला है नासा का परजर्वेंस रोवर खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट, हाल ही में एक जानकारी के मुताबिक पृथ्वी से 7 महीने की यात्रा के बाद नासा का परजर्वेंस रोवर मंगल ग्रह की ओर अपनी यात्रा के अंतिम दौर में है। सेकंड, परजर्वेंस रोवर को जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया था। थर्ड, ये संभवतः मंगल ग्रह की सतह पर स्थित जेजेरो क्रेटर पर उतरेगा। फोर्थ, इसमें ईंधन के रूप में प्लूटोनियम के रेडियोधर्मी क्षय से उत्पन्न ताप द्वारा जनित विद्युत शक्ति का उपयोग किया गया है। अगला है उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना खबरों में। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये न्यूज में क्यों है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 5 वर्षों में 19,12,195 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ दूरसंचार क्षेत्र के लिए उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना यानी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी प्रदान की गई है, जिससे ये खबरों में थी। अब हम लोग इससे जुड़े हुए जो मुख्य पॉइंट हैं उनको जानते हैं। पहला पॉइंट है, इस योजना का कार्यान्वयन 1 अप्रैल 2021 से शुरू किया जाएगा। सेकंड, इस योजना का उद्देश्य भारत को दूरसंचार उपकरण निर्माण का वैश्विक केंद्र बनाना है। थर्ड, इस योजना के तहत पात्रता मानदंडों में संचयी वृद्धिशील निवेश और निर्मित वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री का लक्ष्य हासिल करने हेतु न्यूनतम सीमा निर्धारित की गई है। फोर्थ, विभिन्न श्रेणियों और वर्षों के लिए 4% से 7% के मध्य प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। कुल वस्तुओं की संचयी वृद्धिशील बिक्री पर करों की गणना के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 को आधार वर्ष के रूप में माना जाएगा। अगला फिफ्थ पॉइंट है, एमएसएमई के लिए न्यूनतम निवेश सीमा 10 करोड़ रुपए और अन्य के लिए न्यूनतम निवेश सीमा 100 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। 6, एक बार अर्हता प्राप्त करने के बाद से निवेशक को उसकी अप्रयुक्त क्षमता का उपयोग करने में सक्षम बनाने हेतु न्यूनतम निवेश सीमा के 20 गुना तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। 7, इस योजना से 44 लाख करोड़ रुपए के उपकरणों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने और लगभग 40,000 लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन की उम्मीद है। 8वां, इस योजना से 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश और महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार तथा कर प्राप्त उत्पन्न करने की संभावना है। अगला है FATF की ग्रे लिस्ट खबरों में। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये न्यूज में क्यों है। पेरिस में 21 से 26 फरवरी के मध्य वित्तीय कार्रवाई बल यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अर्थात FATF की पूर्ण सभा तथा कार्यकारी समूह की बैठकें आयोजित होंगी, जिनमें पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट संबंधी स्थिति पर निर्णय लिया जाएगा। ज्ञात हो, पाकिस्तान को जून 2018 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया था और उसे 27 एक्शन पॉइंट लागू करने हेतु एक समय सीमा दी गई थी, जिससे ये ग्रे लिस्ट न्यूज में थी। अब हम लोग ये जानते हैं कि ग्रे लिस्ट क्या है। जिन देशों को आतंकी वित्त पोषण तथा मनी लॉन्ड्रिंग संबंधित गतिविधियों के लिए सुरक्षित माना जाता है, उन्हें FATF द्वारा ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। ग्रे लिस्ट में शामिल देशों को निम्नलिखित स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, जिनमें पहली है IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विश्व बैंक, EDB से आर्थिक प्रतिबंध। सेकंड, IMF, विश्व बैंक, EDB और अन्य देशों से ऋण प्राप्त करने में समस्या। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कमी। और अगला है अंतिम, अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कार। तो ये आपको याद रखनी है ग्रे लिस्ट के बारे में। अब हम लोग ब्लैक लिस्ट के बारे में भी जान लेते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं। पहला पॉइंट है, आतंकी वित्त पोषण तथा मनी लॉन्ड्रिंग संबंधित गतिविधियों को समर्थन करने वाले तथा इन गतिविधियों पर रोक लगाने संबंधी वैश्विक प्रावधानों के साथ सहयोग नहीं करने वाले देशों को ब्लैक लिस्ट में रखा जाता है। सेकंड, FATF द्वारा समय समय पर ब्लैक लिस्ट में संशोधन किया जाता है, जिसमें नई प्रविष्टियों को शामिल किया जाता है अथवा हटाया जाता है। अब हम लोग FATF के बारे में जान लेते हैं।
वही हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, इसका गठन 1989 में G7 देशों की पेरिस में आयोजित बैठक में हुआ था। सेकंड, यह एक अंतर सरकारी निकाय है। थर्ड, इसका सचिवालय पेरिस में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के मुख्यालय में स्थित है। फोर्थ, वर्तमान में इसमें 39 सदस्य सम्मिलित हैं। साथ ही इसमें 2 क्षेत्रीय संगठन गल्फ ऑफ कोऑपरेशन काउंसिल यानी GCC तथा यूरोपियन कमीशन भी सम्मिलित हैं। फिफ्थ पॉइंट, ये एक नीति निर्माणक निकाय है जो विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर विधायी एवं नियामक सुधार करने हेतु आवश्यक राजनीतिक इच्छा शक्ति उत्पन्न करने के लिए कार्य करता है। अगला अगला 6 पॉइंट है, इसके कार्य। पहला है, शुरुआत में FATF को मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने संबंधी उपायों की जांच करने तथा इनका विकास करने के लिए स्थापित किया गया था। सेकंड, अक्टूबर 2001 में FATF द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा आतंकवादी वित्त पोषण से निपटने संबंधी प्रयासों को शामिल करने हेतु अपने अध्यादेश का विस्तार किया गया। थर्ड है, अप्रैल 2012 में इसके द्वारा सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार हेतु वित्त पोषण पर रोक लगाने को अपने प्रयासों में सम्मिलित किया गया। तो ये FATF से जुड़े हुए कुछ मुख्य पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है, किशोर न्याय अधिनियम में संशोधन खबरों में। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये न्यूज में क्यों है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किशोर न्याय अधिनियम 2015 में संशोधन के लिए स्वीकृति दे दी गई है, जिससे ये न्यूज में था। अब हम लोग संशोधन संबंधी जो मुख्य बिंदु हैं उनको जानते हैं। पहला है, जिला मजिस्ट्रेट यानी DM के लिए गोद लेने का आदेश जारी करने तथा कानून के क्रियान्वयन की निगरानी का अधिकार दिया गया है। सेकंड, जिला मजिस्ट्रेट तथा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को किशोर न्याय अधिनियम यानी JJ एक्ट को लागू करने हेतु जिम्मेदार एजेंसियों के कामकाज की निगरानी करने का अधिकार दिया गया है। थर्ड, जिला बाल संरक्षण इकाइयां जिला मजिस्ट्रेट के अधीन कार्य करेंगी। फोर्थ, किसी व्यक्ति द्वारा बच्चों के लिए एक आश्रय गृह स्थापित करने तथा JJ एक्ट के तहत पंजीकरण कराने हेतु राज्य के लिए प्रस्ताव भेजने से पूर्व जिला मजिस्ट्रेट के लिए आश्रय गृह की क्षमता तथा पृष्ठभूमि की जांच करनी आवश्यक होगी। फिफ्थ, जिला मजिस्ट्रेट बाल कल्याण समिति, विशेष किशोर सुरक्षा इकाइयों और पंजीकृत बाल देखभाल संस्थाओं के कामकाज का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन कर सकता है। अगला, अब हम लोग जो किशोर न्याय अधिनियम 2015 है उसको जान लेते हैं। पहला पॉइंट है, किशोर न्याय अधिनियम अर्थात JJ एक्ट के द्वारा किशोर न्याय जिनमें बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2000 को प्रस्तावित किया गया। सेकंड, इसका उद्देश्य विधि का अविकथित उल्लंघन करते पाए जाने वाले बालकों और देखरेख तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों से संबंधित मामलों का व्यापक रूप से समाधान करना है। थर्ड, इसके तहत प्रत्येक जिले में किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समितियां स्थापित करने का आदेश दिया गया है। इन संस्थाओं में कम से कम एक महिला सदस्य होनी अनिवार्य है। फोर्थ, इसके अलावा इसके तहत केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण यानी सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी अर्थात कारा को वैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया है, जिससे ये प्राधिकरण अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से करने में सक्षम होगा। अगला है फिफ्थ पॉइंट, इस अधिनियम में बालकों के खिलाफ होने वाले कई नए अपराधों जैसे अवैध रूप से गोद लेना, आतंकवादी समूह द्वारा बालकों का उपयोग, विकलांग बालकों के खिलाफ अपराध आदि जो किसी अन्य कानून के तहत पर्याप्त रूप से आच्छादित नहीं है वो शामिल किया गया है। 6, राज्य सरकार द्वारा स्वैच्छिक या गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित होने वाले सभी बाल देखभाल संस्थानों के लिए कानून के प्रारंभ होने की तारीख से 6 महीने के भीतर अधिनियम के तहत अनिवार्य रूप से पंजीकृत होना आवश्यक है। अगला है धन विधेयक यानी मनी बिल खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं सबसे पहले ये न्यूज में क्यों है। हाल ही में विपक्ष द्वारा पहले से ही कदम उठाते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र लिखा गया है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों के निजीकरण सहित और 7 प्रमुख विधेयकों को धन विधेयक घोषित करके राज्यसभा को बाईपास नहीं करने का आग्रह किया गया है, जिससे मनी बिल न्यूज में था। अब हम लोग इससे जुड़े हुए जो मुख्य पॉइंट हैं उनको जान लेते हैं। पहला है,
संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, तो ये आर्टिकल आपको याद रखना है। सेकंड, इसमें करों को लागू करना अथवा इनका विनियमन करना, भारत सरकार द्वारा ऋण लेने संबंधी विनियमन, भारत की संचित निधि से धन का विनियोग इत्यादि विषय शामिल होते हैं। थर्ड, अनुच्छेद 110 में आगे स्पष्ट किया गया है कि जब किसी विधेयक पर यह विवाद उठता है, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, तो इस मामले में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम माना जाएगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। फोर्थ, ज्ञात हो धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बाद केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। फिफ्थ, धन विधेयक पर राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधनों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए लोकसभा स्वतंत्र होती है। अगला है ब्रोकेस या नाना खबरों में, तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, ये पृथ्वी पर वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया अब तक का सबसे छोटा सरीसृप जीव है। सेकंड, ये गिरगिट की एक उपप्रजाति है जो कि बीज के आकार के बराबर है। थर्ड, इसे मेडागास्कर में जर्मन मेडागास्कन शोध दल द्वारा खोजा गया है, तो ये आपको याद रखना है। अगला है भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र यानी ISLRTC खबरों में, तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट, हाल ही में भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र द्वारा तैयार तकरीबन 10,000 शब्दों के साथ भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश के तीसरे संस्करण को लॉन्च किया गया है, जिससे ये केंद्र न्यूज में था। सेकंड पॉइंट, इस शब्दकोश में दैनिक उपयोग, अकादमिक, कानूनी एवं प्रशासनिक, चिकित्सा, तकनीकी एवं कृषि क्षेत्र से संबंधित शब्द शामिल हैं। थर्ड, भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश का पहला संस्करण मार्च 2018 में लॉन्च किया गया था, तो ये वर्ष आपको याद रखना है। फोर्थ, भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का एक स्वायत्त राष्ट्रीय संस्थान है। फिफ्थ, जो भारतीय सांकेतिक भाषा के उपयोग को लोकप्रिय बनाने और भारतीय सांकेतिक भाषा में शिक्षण तथा अनुसंधान हेतु मानव शक्ति के विकास की दिशा में कार्य कर रहा है। 6, इस केंद्र के गठन की घोषणा वित्त मंत्री द्वारा 2011-12 के केंद्रीय बजट में की गई थी। अगला है वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो खबरों में, तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, हाल ही में इसे नवाचार श्रेणी में एशिया इन्वायरमेंट इन्फोर्समेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, जिससे ये न्यूज में था। सेकेंड पॉइंट, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को भारत में वन्यजीव अपराधों को रोकने के लिए प्रतिबद्धता हेतु बीते 3 वर्ष में 2 बार ये पुरस्कार दिया जा चुका है। थर्ड, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो देश में संगठित वन्यजीव अपराध से निपटने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन भारत सरकार द्वारा स्थापित एक सांविधिक बहु अनुशासनक इकाई है। फोर्थ, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अधिनियमित किया जाता है। फिफ्थ, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो ये वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो से जुड़े हुए कुछ मुख्य पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है रामकृष्ण परमहंस खबरों में, तो आइए हम लोग जानते हैं इनके बारे में। पहला पॉइंट, हाल ही में यानी 18 फरवरी 2021 को गृह मंत्री ने रामकृष्ण मिशन परमहंस की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, जिससे ये न्यूज में थे। सेकंड, रामकृष्ण का जन्म 1836 में पश्चिम बंगाल के कामारपुकुर गांव में हुआ था। थर्ड, उनका मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। फोर्थ, रामकृष्ण ने भारतीय परंपराओं की आधुनिक व्याख्या करते हुए तंत्र, योग और अद्वैत वेदांत के बीच सामंजस्य स्थापित किया। फिफ्थ, वर्ष 1886 में उनकी मृत्यु हो गई। 6 है, इनकी शिक्षाओं से प्रभावित होकर स्वामी विवेकानंद ने इन्हें अपना गुरु बनाया और 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो ये न्यूज सेक्शन में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग सवालों पर चर्चा करते हैं। तो सवालों की शुरुआत हम लोग पिछले अभ्यास प्रश्न से करते हैं। पिछले अभ्यास प्रश्न में आपसे पूछा गया था, हाल ही में खबरों में रहा विश्व व्यापार संगठन इसका मुख्यालय स्थित है। ए ऑप्शन बर्लिन में, बी हेग में, सी जिनेवा में, डी पेरिस में। तो इसका करेक्ट जवाब है सी ऑप्शन यानी जिनेवा में।
अब हम लोग आज के सवालों पर आते हैं। आज का पहला सवाल है, हाल ही में खबरों में रहा विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान किस शहर में स्थित है? ए ऑप्शन हैदराबाद में, बी लखनऊ में, सी दिल्ली में, डी नागपुर में। तो इसका करेक्ट जवाब है डी ऑप्शन, यानी नागपुर में। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, गंगा डॉल्फिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, गंगा डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है। सेकंड, गंगा डॉल्फिन को वर्ष 2009 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई थी। अब आपको उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य है यह बताना है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना तो दो। तो इसका करेक्ट जवाब है सी ऑप्शन, यानी दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अब हम लोग आज के अभ्यास प्रश्न पर नजर डालते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा वित्तीय कार्रवाई बल यानी FATF, इसका सचिवालय स्थित है। ए ऑप्शन बर्लिन में, बी हैग में, सी जेनेवा में, डी पेरिस में। तो इसका करेक्ट जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। तो साथियों, आज के सेशन में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में लेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। साथ ही उपासना इसके चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।